नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक सन की आदमी की तरह बर्ताव करते हैं, दुश्मन से कतराते हैं, दोस्तों की बेइज्जती करते हैं, घमंड दिखाते हैं और ये सारा फन जो वो कर रहे हैं वो अमेरिका को महान बनाने के नाम पर कर रहे हैं। इन दिनों ट्रंप अमेरिका को महान बनाने के लिए हिंदुस्तान के पीछे पड़े हैं, वो भी तब जब यहाँ तो निजाम उनके तू तड़ाक वाले दोस्त का ही है। रूसी तेल खरीदने को लेकर ट्रंप बार बार ट्रूथ सोशल पर पोस्ट लिख रहे हैं। 4 अगस्त को उन्होंने कह दिया कि भारत रूसी तेल के दम पर मुनाफाखोरी करता है, उससे इस बात की फिक्र नहीं कि यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। ट्रंप कम से कम 4 बार इस तरह की बेतुकी बातें कर चुके हैं और हर बार सबकी नजर भारत सरकार की ओर घूम जाती है कि सामने वाला क्या क्या बक रहा है, आपका मुंह कब खुलेगा। क्या भारत विदेश नीति तय करने के अपने संप्रभु अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेगा, उसका बचाव नहीं करेगा? ये मांग पूरी हुई 4 अगस्त को जब ट्रंप ने मुनाफाखोरी कह दिया। तब विदेश मंत्रालय की तरफ से एक लिखित जवाब पोस्ट किया गया। हम इस जवाब को पढ़ेंगे और उससे अंदाजा लगाएंगे कि भारत की विदेश नीति की चुनौतियां ट्रंप के कॉन्टेक्स्ट में क्या हैं और उससे निपटने में हम कितने 19 या 20 साबित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के बीच यानी भारत और अमेरिका के बीच तल्खी कोई पहली बार हो। इतिहास में दर्जनों उदाहरण मौजूद हैं जब दोनों देशों के रिश्ते खराब हुए हों, लेकिन वो जल्द ही ठीक भी हुए। समस्या डोनाल्ड ट्रंप द प्रेसिडेंट पे नहीं, समस्या डोनाल्ड ट्रंप द पर्सन में है। ट्रंप का तरीका पुराने राष्ट्रपतियों से अलग है। वो डिप्लोमेसी के विलोम हैं, गुंडों की तरह धमकी देते हैं, लगता ही नहीं है कि किसी देश का राष्ट्रपति बात कर रहा है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर तो है ही, इसलिए सारे देश ट्रंप की धमकी से असहज होते हैं। भारत भी इस बार असहज लगा। पर ट्रंप की आदत नई बिल्कुल नहीं है। उनके जीवन पर करीब से नजर रखने वाले बताते हैं कि शुरुआत से उनका बिहेवियर इसी तरह का रहा। राजनीति में आने से पहले भी वो इस तरह की हरकत करते थे। इस सिलसिले में उनका 1989 का एक किस्सा बड़ा सटीक बैठता है। इस साल CNN के लैरी किंग लाइव कार्यक्रम में उनसे पूछा गया कि आपकी नेगोशिएशंस की जो स्किल है उसका राज क्या है, आप इतनी अच्छी तरह नेगोशिएट कैसे कर लेते हैं। ट्रंप ने इस सवाल का तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड्स तक वो चुप रहे, फिर एंकर की तरफ देखकर उन्होंने कह दिया कि क्या मैं अपनी कुर्सी आपसे दूर कर सकता हूं क्योंकि आपके मुंह से बदबू आती है। आपको किसी ने इस बारे में बताया नहीं। ये बात वहीं खत्म हो गई। पर ट्रंप ने कुछ साल बाद बताया कि वो उनके नेगोशिएशन का ही एक तरीका था। ट्रंप के कहने से तो समझ आता है कि वो सामने वाली पार्टी को असहज करने में विश्वास रखते हैं, उसका आत्मविश्वास तोड़ते हैं ताकि अपनी बात मनवाई जा सके। टैरिफ के सिलसिले में भी हम यही होते हुए देख रहे हैं। हिंदुस्तान की तरफ से जो नेगोशिएशन किए जा रहे हैं उसमें वो भारत की विल को तोड़ने के लिए लगातार पब्लिक शेमिंग कर रहे हैं, ट्रूथ सोशल पर चीज़ें लिख रहे हैं, बार बार लीडरशिप को ललकार रहे हैं कि वो ऐसा कुछ कह दें जिसके बाद बात खराब हो सके। अगर वो नहीं कहते हैं तो उसको ट्रंप अपनी ताकत की तरह पेश कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स। भारत से यूएस जाने वाले सामान पर 25% टैरिफ लगा है। अब तक का ऐलान तो यही था, लेकिन राजदूत की इस एपिसोड को रिकॉर्ड करने से ऐन पहले ट्रंप का एक ऑडियो आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो 25% से भी ज्यादा टैरिफ को कंसिडर कर रहे हैं। एक दिन में फैसला लेंगे, 24 घंटे में। अप्रैल में जब तथाकथित ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई थी तब 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा। उसके बाद नेगोशिएशन हुए, 5 राउंड्स की बात हुई। नई दिल्ली से हमारी टीम वॉशिंगटन डीसी जाती। बकौल पीयूष गोयल डील 10 से 15% में फिक्स हो गई थी, लेकिन ट्रंप ने शायद बिना किसी को भरोसे में लिए 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया, साथ में पेनल्टी भी लगा दी। पीएम मोदी को भी शायद कोई फोन नहीं गया। अब तक आधिकारिक तौर पर किसी फोन कॉल की बात सामने नहीं आई, जबकि दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से डील करने से पहले ट्रंप ने उस देश के राष्ट्राध्यक्ष को फोन मिलाया था, उन्हें भरोसे में लिया था। पर हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को फोन नहीं आया। उल्टा ट्रंप किसी दिल टूटे टीनेजर आशिक की तरह ट्रूथ सोशल पर लंबे लंबे पोस्ट लिख रहे हैं। मजबूर होकर भारत को जवाब देना पड़ा, लेकिन उसमें भी भारत फ्रंट फुट पर खेलने से बचता रहा। हमने अपने जवाब में ट्रंप और अमेरिका से ज्यादा यूरोपियन यूनियन का जिक्र किया है। पंचिंग बैग। भारत सरकार ने कहा कि भारत को अमेरिका और ईयू ने टारगेट किया क्योंकि हमने रूस से तेल खरीदा। रूस से तेल खरीदना वक्त की जरूरत थी क्योंकि जंग के चलते ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई थी। जब हमने तेल लेना शुरू किया
तब अमेरिका ने शुरुआत में इस कदम की तारीफ की, कहा था कि ऐसा करने से हम ग्लोबल एनर्जी के मार्केट को मजबूत कर रहे हैं। यहाँ पे संकेत ये है कि गल्फ से जो हिंदुस्तान तेल उठाता था, हमने उसे छोड़ा, ये तेल यूरोप के लिए अवेलेबल हुआ और इस तरह से जो मार्केट में प्राइस था वो बना रहा, स्काई रॉकेट नहीं किया। भारत सरकार ने कहा कि हमने रूस से तेल इसलिए खरीदा ताकि आम भारतीयों तक तेल सस्ते दामों में पहुंच सके। आज जो देश हमारी आलोचना कर रहे हैं वो खुद भी रूस के साथ व्यापार करते हैं। ईयू और रूस के बीच 2024 में 6.5 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार हुआ। यूरोप ने 2024 में रूस से 16.5 बिलियन टन एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदी, जो 2022 में 15.21 मिलियन टन थी। इतना ही नहीं, यूरोप ने गैस और ऑयल के अलावा केमिकल, ट्रांसपोर्ट का सामान, आयरन, स्टील और कई तरह की मशीनरी भी रूस से खरीदी। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका ने भी रूस से व्यापार किया। उसने रूस से अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए पैलेडियम खरीदा, साथ ही फर्टिलाइजर और कुछ केमिकल्स की खरीद भी जारी रखी। तो भारत भी पहले अपने हित देखेगा और अपने फायदे के हिसाब से काम करेगा। हमने पॉइंटर्स आपको विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए स्टेटमेंट से बताया। इस बयान पर बारीकी से नजर डालेंगे तो इसमें सिर्फ एक जगह अमेरिकन हिपोक्रेसी पर बात की गई है। पूरे बयान में ईयू और रूस के बीच व्यापार का जिक्र है। हमारी समस्या सीधे ट्रंप से है। ट्रंप ने हम पर भारी टैरिफ और पेनल्टी लगाई है, ईयू ने नहीं। तो कायदे से जवाब भी सीधे अमेरिका और ट्रंप को जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। इसलिए जानकारी से भारत की असहजता ही कह रहे हैं, वही असहजता जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। ट्रंप के साथ एक और बड़ी दिक्कत है कि वो अहंकार में इतने चूर हैं कि उन्हें हमेशा अपनी वाहवाही चाहिए। अगर कोई उन्हें करेक्ट करे तो ट्रंप उसका बुरा मान जाते हैं। हमारे केस में भी आपको ऐसा होते हुए दिख रहा है। इंडिया के केस, ट्रंप कहते हैं कि मैंने कंबोडिया और थाईलैंड की जंग रुकवाई, मेरा एहसान मानो। ट्रंप कहते हैं कि मैंने गजा में खाना पहुंचाया, मुझे किसी ने शुक्रिया नहीं कहा। भारत पाकिस्तान विवाद खत्म कराने का क्रेडिट 2 दर्जन से ज्यादा बार वो ले चुके हैं। पाकिस्तान उन्हें शुक्रिया बोलते थक नहीं रहा है, नोबेल के लिए नॉमिनेट कर चुका, माने वहां से फुल वैलिडेशन मिल रहा है, हिंदुस्तान से नहीं मिल रहा। भारत ने आज तक ट्रंप को विवाद खत्म करने का क्रेडिट नहीं दिया, उल्टा ये और कह दिया कि विवाद के दौरान ट्रंप और मोदी की बात ही नहीं हुई। शायद इसी की खुन्नस ट्रंप लिए हुए हैं और भारत के खिलाफ नए नए बयान दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जिस नाटकीयता के साथ रुक गया अचानक, उसका संकेत यही था कि इसमें काफी ऊंचे स्तर पर बात हुई होगी और इन्वॉल्वमेंट रहा होगा। इस बात से तो सरकार भी इनकार नहीं कर रही कि मार्को रूबियो का तो फोन आया था, लेकिन भारत के लिए जम्मू कश्मीर एक ऐसा विषय है जिस पर वो बंद कमरे में भी बहुत धीरे से बात करता है। तो जो क्रेडिट ट्रंप को खुले बाजार में चाहिए वो देना तो मोदी सरकार के लिए लगभग असंभव ही है। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में फैसिलिटेशन शब्द का इस्तेमाल होता था जब कोई इस तरह का इन्वॉल्वमेंट किया करता था, लेकिन मोदी सरकार जिस लाइन पर चलती है वहां इसे स्वीकारना आत्मघाती हो सकता है। तो सरकार फंस गई है। वो न ये कह पा रही है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और न उन्हें शांति का क्रेडिट ही दे पा रही है। ट्रंप को चाहिए वैलिडेशन, जो हम नहीं दे रहे, नहीं दे सकते, नहीं देना चाहते। उल्टा हम उन्हें इधर उधर से ही करेक्ट कर दे रहे हैं। ट्रंप के साथ सीधा ऐसा करने से सब घबराते हैं और इसकी बानगी हम जनवरी 2025 में देख चुके हैं। नए नए राष्ट्रपति बने ट्रंप पहुंच गए कनाडा, जहां G7 देशों की मीटिंग हो रही थी। यहां उन्होंने बोल दिया कि रूस को G8 गुट से बाहर निकालने के पीछे कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का हाथ था, जबकि ये बात सिरे से गलत थी। तुरंत इंटरनेट पर जेनजी ने ही इसका फैक्ट चेक भी किया। 2014 में क्रीमिया में हमले के बाद G8 से रूस को निकाला गया। जस्टिन ट्रूडो सत्ता में आए थे नवंबर 2015 में। ये बात जब इंटरनेट के जेनजी को पता है तो वहां मौजूद दूसरे दिग्गज नेताओं और अधिकारियों को तो पता ही होगी, लेकिन किसी ने चू तक नहीं की। ट्रंप को करेक्ट करने की हिम्मत किसी के पास वहां पे नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि अगर कोई करता तो भुगतता, जैसे भारत भुगत रहा है, और भुगत रहा है इसलिए बहुत खुलकर बोल भी नहीं पा रहा है। भारत के इस बयान में असहजता के पीछे कई वजह हैं। जैसे हम किसी एक महाशक्ति की तरफ नहीं झुकना चाहते। नेहरू के जमाने से हमारी यही पॉलिसी रही है। हम ज्यादा से ज्यादा सहयोगियों से फायदा लेने की स्थिति में विश्वास रखते हैं। यही बात हमको भारत की मौजूदा विदेश नीति में भी दिखती है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपनी किताब द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड में भी यही बात लिखते हैं कि हमें दुनिया के विरोधाभासों पर ध्यान नहीं देना है और सबसे पहले अपने राष्ट्र हितों को साधना है। ये एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू ये भी है कि हम एकदम चुप भी नहीं रह सकते थे। जवाब आना ही था। उसकी भाषा की तलखी पर चर्चा की जा सकती, लेकिन जवाब तो आना ही था, क्योंकि अब चुप रहने का मतलब था अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर लगातार हो रहे हमलों को स्वीकार कर लेना, सही बता देना।
वरिष्ठ पत्रकार वर्गीस के जॉर्ज 4 अगस्त को हिंदू अखबार में लिखते हैं कि भारत इस आइडिया के खिलाफ रहा कि एक देश का दूसरे देश पर प्रभाव रहे। हम नहीं चाहते कि हम स्ट्रेटेजिक सबसर्वियंस का विचार अपनाएं, यानी अमेरिका या किसी दूसरी महाशक्ति हमारी अंदरूनी और बाहरी नीतियों पर असर डाले। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और स्ट्रेटेजिक सबसर्वियंस दोनों की कीमत देनी ही पड़ती है, लेकिन सबसर्वियंस की कीमत क्या है वो हम यूक्रेन के उदाहरण से समझ सकते हैं। रूस के साथ युद्ध शुरू हुआ तो उसने अमेरिका का रुख किया, अमेरिका ने उसका इस्तेमाल अपने हिसाब से किया, जब चाहा साथ दिया, सत्ता बदली तो मदद रोक दी। ट्रंप आने के साथ बोले कि मदद चाहिए तो अपने यहाँ के रेयर अर्थ मिनरल्स दो, नहीं देने की बात हुई तो उनके राष्ट्रपति की बेइज्जती हुई व्हाइट हाउस में, कहा गया कि हथियार नहीं देंगे। क्या नहीं हुआ यूक्रेन के साथ, फुटबॉल की तरह इस्तेमाल हुआ उसका, और यह है स्ट्रेटेजिक सबसर्वियंस का नुकसान। इसलिए जानकार कहते हैं कि भारत को स्ट्रेटेजिक सबसर्वियंस के विचार से भी दूर रहना चाहिए, अमेरिका के मातहत न होना चाहिए, न दिखना चाहिए। वर्गीस के जॉर्ज अपने लेख में ये भी कहते हैं कि भारत को अपने रोजगार और अर्थव्यवस्था की हालत बेहतर करनी है तो उसे अपने देश पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पर एक सच्चाई ये भी है कि आने वाले भविष्य में अमेरिका को दुश्मन बना लेना बहुत अच्छा आइडिया भी नहीं है। यही वजह है कि जब जब ट्रंप यूक्रेन में बह रहे खून की तरफ इशारा करता है, कोई उन्हें गजा की तस्वीर नहीं दिखा पाता जहां उनकी शह पर अमेरिकी पैसे पर नरसंहार हो रहा है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में इमरान खान ने ऐसी ही कोशिश की थी, जिसका रिएक्शन उल्टा पड़ गया, सत्ता बदल गई, समझौते रद्द हो गए, नई सरकार आई तो अमेरिका के साथ संबंध बेहतर होने लगे। आने वाले कई दशकों तक अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश रहेगा, ये बात सच है। इसलिए उसके साथ रिश्तों को बेहतर करना भारत के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन न तो अमेरिका की चापलूसी और न ही उसके साथ सीधा टकराव इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। भारत को यह भी सीखना है कि सॉफ्ट पावर के मायने नरम लहजा रखना होता है, लेकिन दब्बू लहजा नहीं। आवाज ऊंची करके या कर्कश बोली बोलकर बात नहीं मनवाई जा सकती। जैसे योग के बारे में कहा जाता है कि बढ़िया योग वही है जिसे करते समय आवाज न आए। एक और चीज है जिसको हम यहाँ पे रेखांकित करना चाहते हैं, अमेरिका से अगर आपको डील करना है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से, तो आपके पास ऑफर करने के लिए भी कुछ होना चाहिए। जब अमेरिका ने प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई चीन के खिलाफ, तो चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट्स की सप्लाई को थ्रॉटल कर दिया। अंततः क्या हुआ, दोनों तरफ से जो टेंशन से डायल डाउन किए गए और अब डील हुई नहीं है, लेकिन जिस तरह की तलखी चल रही थी वो देखने को नहीं मिल रही है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि इतने साल आज़ादी के हो गए, इतने साल लीडरशिप के हो गए, उसके बावजूद हमारे पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करें और अमेरिका को हमसे तमीज़ से बात करने को कह सकें। ये चैप्टर यहीं तक। अब जाते आते एक अपडेट आप इजराइल से ले लीजिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब गजा पट्टी पर पूरी तरह कब्जा करने की तैयारी में है। इजरायली मीडिया के मुताबिक उन्होंने फैसला कर लिया है कि सेना अब गजा के हर हिस्से में जाकर ऑपरेशन करेगी, यहाँ तक कि उन इलाकों में भी जहाँ हमास बंधकों को रखे हुए है। नेतन्याहू के एक अधिकारी ने इजरायली मीडिया से बातचीत में कहा कि हमास बिना पूरी तरह हार माने बंधकों को रिहा नहीं करेगा और हम हार मानेंगे नहीं। अगर अब एक्शन नहीं लिया गया तो बंधक भूख से मर जाएंगे और हमास गजा में बना रहेगा। दूसरी तरफ फिलिस्तीन के विदेश मंत्रालय ने इस प्लान की आलोचना की है। उनका कहना है कि दुनिया को तुरंत दखल देना चाहिए वरना हालात और खराब हो जाएंगे। गजा में अब तक 60,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें 18,000 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। हमास के कब्जे में अभी भी 49 इजरायली हैं, जिनमें से 27 के मरने की आशंका है। हाल ही में एक बंधक का वीडियो भी सामने आया जिसमें वो खुद अपनी कब्र खोद रहा था। इजराइल के लोग नेतन्याहू पर दबाव डाल रहे हैं कि वो बंधकों को वापस लाने के लिए कुछ करें, लेकिन नेतन्याहू का कहना है कि हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमास को ख़त्म नहीं कर देते और सारे बंधक वापस नहीं आ जाते। हमास के एक नेता उसामा हमदान ने कहा है कि अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश इजराइल की हिंसा को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इन्हीं जानकारियों के साथ आज का राजदूत समाप्त होता है। इससे साजिद ने लिखा और अयान ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।